हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों 100% में से 10% लोग हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बट बाकी 90% लोग बस वीडियो को देख के चले जाते हैं। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हम आपके लिए ला सकें। थैंक यू। तो दोस्तों चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, सो आई होप कि आप सभी वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कहानी का मजा ले सकें। दोस्तों ये कहानी आनंद की है। आनंद कहते हैं, ये कहानी उन दिनों की है जब मेरी पत्नी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस गिन रही थी। मैं पल पल उसकी सलामती की दुआ करता और उसे खुश रखने के लिए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए घूमता। पर असलियत तो हम दोनों को पता थी, जिसे हम दोनों झुठला रहे थे। आनंद, प्राची, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर लोगों को क्या मालूम। 4 किताबें पढ़ ली और खुद को भगवान समझने लग गए। जब तक मैं हूँ, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, समझी? प्राची, आ, आनंद, तुम कितना झूठ बोलोगे मुझसे? मुझे भी पता है, मेरे इस कैंसर का कोई इलाज नहीं है। मेरी सांसें किसी भी वक्त बंद हो सकती है, इसलिए मुझसे वादा करो, मेरे मरने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करते रहोगे। अपनी पत्नी प्राची से ये सुन मेरी आंखें नम हो गई। मैंने तुरंत ही उसे अपनी बाहों में भर लिया। आनंद, प्राची, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और तुमसे ही करता रहूंगा। पर तुम ये सब क्यों बोल रही हो? तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, समझी? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्राची, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी कर लो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्यार नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। इतना कहकर प्राची मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। उसके जाने के कुछ महीने तक मैंने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, प्राची के ना रहने की मुझे आदत सी हो गई। वो कहते हैं ना, वक्त वो दवा है जो हर पहाड़ों पर भी फूल खिला देता है, बड़े से बड़ा जख्म भर देता है। धीरे धीरे मेरा अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता, जिससे बचने के लिए मैंने बाहर जाना शुरू किया, नए नए लोगों से मिला। इस दौरान मेरी मुलाकात दुर्गा से हुई। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था, वो मुझे पसंद थी और मैं उसको। फिर हमने अपने रिश्तों को शादी का नाम दिया और अब दोनों पति पत्नी हो गए। पर मुझे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि मेरा बीता हुआ कल मेरे आज का भयानक सच बन जाएगा। मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैंने दुर्गा का घूंघट उठाया तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि मेरे सामने दुर्गा नहीं बल्कि प्राची बैठी थी, बेहद डरावनी और खूंखार चेहरे के साथ। प्राची दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। दुर्गा के मुंह से प्राची बोली, आनंद, तुम मुझसे वादा किए थे ना कि मेरे मरने के बाद भी तुम मुझसे ही प्यार करते रहोगे, पर तुमने तो शादी कर ली, मुझे धोखा दिया। मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मरना होगा। आनंद, अब तुम्हें मरना होगा। प्राची की बात सुनकर डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे। मैं अपनी सुहागरात पर ऐसा भागा जैसे मुझे मेरी मौत दिख गई हो। मैं कमरे के बाहर खड़ा किसी तरह खुद को शांत करने में लगा हुआ था। तभी दुर्गा मेरे पास आई। दुर्गा, क्या हुआ आनंद? तुम मुझे देखकर इतना डर क्यों गए? क्या हुआ है तुम्हें? भला सुहागरात पर अपनी पत्नी का चेहरा देखकर कौन भागता है? दुर्गा मेरी इस हरकत के लिए मुझे शिकायत कर रही थी, पर मेरी नज़र तो अभी भी उसके चेहरे पर थी, जिसे देख मैं खुद को बस यही पूछ रहा था, क्या यह सचमुच दुर्गा है? कहीं प्राची तो नहीं? वो मुझे मार डालेगी। मुझे जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने दुर्गा को अपने से दूर झटक दिया और कमरे में जाकर सो गया। उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। मैं बस बेचैन ही बिस्तर पर किसी सिर कटे सांप की तरह लौटता रहा। मेरे मन में बस मेरी पहली पत्नी प्राची की बातें गूंज रही थी। प्राची, तुमने मुझे धोखा दिया है आनंद, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी आनंद, मैं तुम्हें मार डालूंगी।
मैं कभी इसे अपना भ्रम समझता तो कभी हकीकत। मेरी हालत को देख दुर्गा जैसे ही मेरे करीब आती, मैं खुद ही डरकर उससे दूर भाग जाता। बेचारी, इस डर से उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। शादी के कुछ दिन बस ऐसे ही बेचैन रहा। जैसे ही दुर्गा मेरे करीब आती, मुझे प्राची की बात याद आने लगती। मुझे दुर्गा में प्राची का डरावना चेहरा दिखाई देता। दुर्गा भी मेरी इस हालत को देखकर परेशान होने लगी। उसे लगने लगा कि मैं एक पागल हूँ और मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। दुर्गा, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। मैं जैसे ही तुम्हें छूने की कोशिश करती हूँ, तुम मुझसे ऐसे दूर भाग जाते हो जैसे मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे जब तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो तुमने मुझे पहले बता दिया होता, मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। मुझे कुछ नहीं पता आनंद, मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम पागल होते जा रहे हो। दुर्गा को जब मैंने डिवोर्स का कहते सुना तो मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने इस रिश्ते को कैसे बचाऊं, क्योंकि मेरा घर बसने से पहले ही बिखरने को आ पड़ा था। बहुत सोचने के बाद मैंने ठाना कि मैं दुर्गा को सब कुछ सच सच बता दूंगा। आनंद, नहीं दुर्गा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुम्हें अब सब कुछ सच सच बता देता हूँ। दरअसल जब जब मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तो मेरी पहली पत्नी प्राची की कही हुई बात मुझे याद आती है। दुर्गा, कौन सी बात? भला ऐसा क्या कहा था उसने जो तुम्हें मेरे करीब नहीं आने देता? दुर्गा के पूछने पर एक पल को तो मैं सोच में पड़ गया और उसे सब कुछ सच सच बताते हुए कहा। आनंद, दुर्गा, मेरी पहली पत्नी प्राची ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मरने के बाद मैं उससे ही प्यार करता रहूं, और अगर मैंने किसी और को अपनाया तो वो मुझे जान से मार डालेगी। इसलिए जब जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, तुम्हारे अंदर मेरी पत्नी प्राची की आत्मा आ जाती है और मुझे मारने की धमकी देती है। यही कारण है कि सुहागरात वाली रात भी मैं इतना बेचैन था और तब से लेकर आज तक तुम्हारे करीब नहीं आ पाया और ना ही तुम्हें अपने करीब आने दिया। अब तुम ही बोलो, क्या मैं गलत हूँ? दुर्गा मेरी बात सुनकर दंग रह गई, क्योंकि उसके नजरिए से तो मैं खुद ही दुर्गा में प्राची को इमेजिन कर रहा था और खुद ब खुद उससे दूर भाग रहा था। मेरे सच कहते ही दुर्गा को मेरे वो सारे लम्हे याद आ गए जब मैं उसके सामने पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। बस फर्क ये इतना था कि वो जानती थी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। मेरी सारी बातें सुनने के बाद दुर्गा ने मुझे गले से लगा लिया। शादी के बाद यह पहला लम्हा था जब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे। पर मेरा पीछे मुड़ना मेरे इस लम्हे को और भी खतरनाक बना दिया, क्योंकि जब दुर्गा मेरे गले लगी तब ठीक उसके पीछे मुझे प्राची दिखी, जो मुझे ऐसे देख रही थी मानो अभी वो मेरे जिस्म से खून का एक कतरा निचोड़ दे। पर इस वक्त मैं अपने कल को अपने आज पर हावी होने नहीं दिया और दुर्गा को कस कर पकड़कर बस इतना कहा। दुर्गा, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्राची ठीक तुम्हारे पीछे खड़ी है और मुझे ही देखे जा रही है। पर दुर्गा ने मुझे संभाला। दुर्गा, आनंद, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैं तुम्हें अभी अपने अंकल वंसल के पास ले जाती हूँ, जो बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं। आनंद, पर मैं पागल नहीं हूँ। मुझे तो लगता है शायद मुझे कोई भूत बाधाएं है, इसलिए हमें किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं बल्कि किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। दुर्गा, नहीं आरव, हर बार भूत हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी भूत भी हमारा भ्रम हो सकता है। और किसने कहा कि साइकेट्रिस्ट के पास सिर्फ पागलों का इलाज होता है? साइकेट्रिस्ट दिमाग का डॉक्टर होता है, जो हमारी दिमाग स्थिति को समझता है और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उससे निकलने में हमारी मदद भी करता है। इसलिए बिना किसी सवाल के तुम मेरे साथ चलो। दुर्गा का मुझ पर यह यकीन ही मेरे लिए प्यार था। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैं दुर्गा की बात मान साइकेट्रिस्ट के पास चला गया। साइकेट्रिस्ट ने भी मुझसे मेरी पहली पत्नी प्राची के बारे में सब जाना। फिर दुर्गा को मेरे सामने खड़ा कर मुझसे पूछा, साइकेट्रिस्ट, ये तुम्हें प्राची दिखाई दे रही है? आनंद, हाँ सर, वो इस वक्त ठीक है। मेरे सामने दुर्गा के कंधे पर बैठी हुई
मुझसे ही देख रही है। मेरी बात से दुर्गा और साइकियाट्रिस्ट को मेरा डर साफ झलक रहा था। इसलिए साइकियाट्रिस्ट ने वंसल मेरी मानसिक स्थिति को समझते हुए दुर्गा को मेरे सामने खड़ा कर दिया और मुझे भरोसा दिलाते हुए कहा, साइकियाट्रिस्ट आनंद, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस तुम मेरे सवाल का ठीक ठीक जवाब देते जाना। आनंद, ठीक है सर, आप जो पूछेंगे मैं बिल्कुल सही सही जवाब दूंगा। साइकियाट्रिस्ट, अच्छा आनंद, तुम्हारी पहली पत्नी का नाम क्या था? आनंद, प्राची। साइकियाट्रिस्ट, तुम दोनों की शादी को कितना टाइम हुआ था? आनंद, 3 साल। साइकियाट्रिस्ट बंसल मुझसे सवाल पूछते जाते और मैं उनका जवाब देता जाता, पर इस बीच उन्होंने अपने हाथ में ढेर सारे छोटे पत्थर भर लिए और मुझसे पूछा, साइकियाट्रिस्ट, अब आप बताओ कि मेरे हाथ में कितने पत्थर होंगे? साइकियाट्रिस्ट बंसल का सवाल सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मेरे पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए इस कारण अगले पल मेरा सिर फटने लगा, मानो जैसे किसी ने मेरे सिर पर बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। मेरे सिर का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं बेहोश हो गया और मेरे सामने से मेरी पहली पत्नी प्राची की आत्मा भी गायब हो गई। आज मेरी शादी को 5 साल हो गया है और हमारा एक बच्चा भी है। बहुत सालों बाद मुझे एक बार फिर से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करने का मौका मिला है और मैं इस मौके को खाली नहीं जाने देने वाला था। आज मेरे पास भी साइकियाट्रिस्ट बंसल के लिए एक सवाल था। आनंद, सर, आपने मेरी पहली पत्नी प्राची के भूत से मेरा पीछा छुड़ाकर मेरा जीवन संभाल दिया, जिसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। पर मेरी समझ ये नहीं आया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। मेरे सवाल पर साइकियाट्रिस्ट बंसल मुस्कुराते हुए बोले, साइकियाट्रिस्ट, बेटा, दरअसल कोई भूत था ही नहीं। आनंद, मतलब? कोई भूत था ही नहीं, दरअसल वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम था और कुछ नहीं। दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोझ सा महसूस हो रहा था। इसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम स्थिति पैदा कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था। साइकियाट्रिस्ट बंसल ने मुझे समझाते हुए कहा। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। आनंद, अगर ऐसा था तो मैंने आपके हर सवाल का जवाब कैसे दिया? पर साइकियाट्रिस्ट बंसल बोले, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ ही भ्रम था, इसलिए तुम जो कुछ जानते थे वो वही जानती थी, और यही कारण था कि मेरे पत्थर वाले सवाल पर तुम चुप होकर बेहोश हो गए, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें नहीं पता होगा और ना उसे। इसलिए तुम्हारी पत्नी का भूत भी इस उत्तर को नहीं दे पाई और तुम्हें अपने दिमाग में पल रहे भ्रम से मुक्ति मिल गई। साइकियाट्रिस्ट बंसल की बात मुझे समझ आ चुकी थी, और ये भी कि हर भ्रम भूत नहीं होता और हर भूत भ्रम नहीं होता। कभी कभी ये सब हमारी भावनाओं को लगी ठेस या किसी बुरे दर्द या बनी एक गांठ भी होती है, जो हमें ये सब महसूस करने में मजबूर कर देती है।